सर आ रही चलें जी स्टार्ट। ये स्क्रीन शो हो रही है? यस सर यस सर। चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. That is lecture number 5. In this lecture, we will start equilibrium of a particle. तो लास्ट टाइम हमने इसमें दो टॉपिक्स कवर किए थे, कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इक्विलिब्रियम और फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होती हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ टू फोर्स मेंबर, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू कॉन्करेंट फोर्सेस। और हमने कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था और कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था। कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इनको हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अगर इन जनरल इफ वन बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट अदर द कांटेक्ट फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडीज आर नॉट नॉर्मल फोर्सेस। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रेस करता है तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जब इस तरह की बॉडी होते हैं, वो प्रेसेस करते हैं, लेट्स सपोज जो है वो एक बॉडी ये है, तो अगर इसी के ऊपर जो है दूसरा बॉडी यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा है तो फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये फोर्सेस दैट इज नॉट ओनली सोलियरली सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस नहीं होती हैं, दे जनरली हैव कंपोनेंट दैट आर बोथ नॉर्मल टू एंड टेंजेंट। तो सम टाइम्स जो होती हैं, हमने पढ़ा भी था कि फोर्सेस ये नॉर्मल होती है, तो कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं, हमने न्यूमेरिकल भी किया था। ये इंक्लाइंड या टेंजेंट फोर्सेस, जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। And tangent to the force surface, the tangential component of the contact force is called the frictional force. तो ये जो टेंजेंट होती है, ये एक तो परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है, ये होगी एक टेंजेंट फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी बॉडी स्लाइड करते हैं आपस में, लेट्स सपोज अगर ये एक बॉडी है, तो अगर दूसरा बॉडी इस तरह इसके ऊपर आके इस तरह स्लाइड करेगा, तो ये जो फोर्स होगी ये क्या होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, दैट इज इसका मतलब ये टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट क्योंकि पूरा बॉडी इसके साथ टच नहीं कर रहा, that is called a frictional force. However, at a point of contact between two frictional bodies, the force one body exerts on the other is normal to the surface of contact. Friction forces are considered in, but in chapter 8 we will also study in detail these frictional forces. Up to now, you should know about the definition about the normal force and the frictional force. What are the normal forces and what are the frictional forces? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। उसके बाद होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है? बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है, दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल बॉडी पार्टिकल। वेट ऑफ बॉडी जो होता है ये इक्वल होता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। द रिजल्टेंट इज represented by a vector that passes through a point in the system called the center of gravity. In diagram in this book, center of gravity is represented from this symbol. इस सिंबल से डिनोट किया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इस पिक्चर्स में आप गौर करें, देखते हैं, तो हमें तीन जो हैं वो सिंबल्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला ये भी हमें पता है, हमने स्पोर्ट्स टाइप्स पढ़ी थी, रोलर है, ये भी रोलर स्पोर्ट्स है। और अगर इस थर्ड सिंबल की बात करते हैं तो ये पिन स्पोर्ट्स है। तो अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं, तो इन दीज सिंबल्स द ब्राउन बेस the first two symbols are different representation of a roller sport. इस तरह रोलर स्पोर्ट्स हो सकती है इस तरह, और जो थर्ड सिंबल जो represent ऑफ फ्रिक्शनल पिन आर हिंज स्पोर्ट्स है। तो अगर हम टाइप्स इनकी बात करते हैं, तो इन इस फिगर में अगर हम गौर करें, तो इसमें स्पोर्ट सिंबल और रोलर स्पोर्ट है, ये वाली रोलर स्पोर्ट में अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ये शो करती है कि सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है जो वर्टिकल होता है। तो कोई भी अगर ये स्पोर्ट है, कोई भी फोर्स अगर रिएक्ट करे इस डायरेक्शन एक्स में, तो ये रेजिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये इसका जो है वो ड्रॉबैक है कि ये जो है वो रिएक्टिव जो है वो ये hence a roller symbol represents a sport that can resist either a push against the rigid sport surface or a pull away from it, but it cannot resist, यहाँ पे लिखा हुआ है it cannot resist a force that is directed parallel to the rigid sport, कि इस स्पोर्ट के जो पैरेलल है
इसको ये रेजिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसकी फोर्स भी नहीं है। उसके बाद एक ये भी रोलर के पीछे हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो ये भी टाइप्स है। तो दूसरा ये कि अगर इस फिगर सी पे गौर करते हैं, सी फिगर में क्या है कि सी फिगर है पिन स्पोर्ट की। तो पिन स्पोर्ट रिप्रेजेंट स्पोर्ट दैट कैन रेजिस्ट अ फोर्स रिएक्शन। तो इसके दो रिएक्शन होते हैं। अगर इस फ्री बॉडी डायग्राम पे गौर करें तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसका एक रिएक्शन जो होता है सपोर्ट होती है वर्टिकल में, एक होती है हॉरिजॉन्टल में। ये इट कैन रेजिस्ट इन एनी डायरेक्शन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो अगर हम इसी तरह जो है वो डी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल, तो डी की जो बात करते हैं तो डी की ये है कि इंक्लाइंड है रोलर स्पोर्ट। कि रोलर स्पोर्ट हम समटाइम्स इंक्लाइंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जैसे हमने पीछे फ्रिक्शनल फोर्सेस बात भी की है। उसके बाद यही चीज यहाँ पे मेंशन की है इन डिटेल कि for a roller sport, the sport reaction, the force exerts on the body has known direction but unknown magnitude. अगर हम बात करते हैं रिएक्शन एट रोलर स्पोर्ट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सिंगल अननोन क्वांटिटी। अगर उसको डिनोट किया जाता है आर से। अगर हम पिन या हिंज की बात करते हैं तो पिन और हिंज के जो अननोन होते हैं वो कितने होते हैं, आर डायरेक्शन ऑफ द स्पोर्ट आर अननोन। On alternatively, these two unknown quantities can be expressed as two rectangular components आर एक्स एंड आर वाई। अगर रूलर की बात करें तो एक ही जो है वो अननोन क्वांटिटी है आर। अगर हम पिन या हिंज की बात करें तो दो क्वांटिटीज हो जाती हैं आर एक्स एंड आर वाई। इट इज ऑफन सेड दैट रोलर स्पोर्ट एग्जर्ट्स अ सिंगल रिएक्शन। यस, एग्जर्ट इट सिंगल, क्योंकि इसमें जो होता है सिंगल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है वो अप्लाई करता है ऑन द स्ट्रक्चर, एंड पिन और हिंज कैन एग्जर्ट टू रिएक्शन। यस, पिन जो होती है वो स्पोर्ट वो टू रिएक्शन करती है, एक वर्टिकल में होता है और दूसरा किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। तो ये जो थी, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी सबसे पहले होता क्या है, रिजिड बॉडी जो होता है वो रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो अपनी रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज साइज और शेप व्हेन लोड्स आर अप्लाइड टू इट। A rigid body is idealization of a real body। किसी भी बॉडी है, अगर ये बॉडी है एक, लेट्स सपोज, और इस पे अगर कोई फोर्स मैं कहता हूँ अप्लाई करें तो ये अपनी शेप चेंज करेगा। लेट्स सपोज अगर आप कोई प्लास्टिक लें या रबड़ लें, उस पर लोड अप्लाई करें तो ये इस तरह बेंड होना शुरू हो जाएगा। आज ही प्रैक्टिस करें, रबड़ का एक टुकड़ा लें या प्लास्टिक का, उस पर फोर्स अप्लाई करें तो ये इस तरह बेंड होना स्टार्ट, आपको ये विजिबल नजर आएगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, ये क्या है, रिजिड नहीं है। रिजिड वो है जिस पे हम फोर्सेस अप्लाई करें लेकिन उसकी डिफॉर्मेशन जो होती है वो उससे, यानी अंदर थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन होती है लेकिन बज़ाहिर तौर पे हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो ये फर्क है। अब बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। Under the action of forces, in other words, the distance between the particle of rigid body remain constant। क्योंकि जब डिफॉर्मेशन ही नहीं होती, अब इस बॉडी में अगर बात करें, मैं कहूँ कंक्रीट है या स्टील है, उसमें हमें डिफॉर्मेशन इतनी नज़र नहीं आती, तो कौन जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट। अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ पे देखें जो प्लास्टिक है या ये इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि हमें नज़र आती है, तो जारी बात है जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। And in reality, a rigid body like a body is an idealization. All bodies deform under the action of loads. However, the deformation of a body is often so small that it does not significantly affect the body's equilibrium। तो वो कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ इज ऑफन स्मॉल होती है, जो रिजिड बॉडीज होते हैं उनमें वो बॉडीज को इक्विलिब्रियम को जो होता है वो इफेक्ट नहीं करती हैं। In such cases, body can be treated as if it were rigid। uh, for example, a steel shaft, wooden beam, table, in पे आप pan of glass, some considered to be rigid depending on the application। However, you must be careful not to apply the idea of a rigid body carelessly। Some of the early studies of the internal forces in beams were in error because the scientists overlooked the effects of elastic deformation। Thus, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि साइंटिस्ट ने ये भी क्या, अब प्लास्टिक क्या है या इस प्लास्टिक की बात नहीं,
रबड़ है उसके पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में बेंड हो जाती है, लेकिन समटाइम्स जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो होती है कि अगर हम ये फोर्स रिमूव कर दें तो ये वापस इसी पोजीशन में जो है वो आ जाए। तो ये भी रिजिड बॉडी होता है इसमें, क्योंकि वो कोई यानी कि डिफॉर्मेशन यानी कि पार्टिकल वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है परमानेंटली। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक साइंटिस्ट ने ओवरलुक किया कि ये भी रिजिड हो सकते हैं, लेकिन जब बॉडीज जो होते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन से ऊपर चले जाएं तो फिर वो रिजिड बॉडीज नहीं होते। द suitability ऑफ द रिजिड बॉडी अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो यही चीज़ है। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ टू फोर्स मेंबर। Okay, when two collinear forces have equal magnitude and opposite direction act on a rigid body, the body is in equilibrium। मैं पिक्चर दिखाने से पहले जो है एक शो करता हूँ कि अगर ये एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस अगर अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स ये है इस डायरेक्शन में जा रही है और एक फोर्स जो है ये है, ये अगर मैं कहता हूँ ये मेरी फोर्स जो है F1 है, ठीक है, और ये फोर्स जो है वो क्या है जी F2 है, ठीक है। लेकिन देखें इनकी डायरेक्शन ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है लग रही है और ये राइट साइड की, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। जब डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को खुद ही कैंसिल कर रही हैं। तो यही चीज़ ऊपर मेंशन भी किया है, मेंट कोलिनियर। कोलिनियर मीन कि एक ही लाइन में लाइन ऑफ एक्शन इनका दोनों का सेम है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। किसी भी बॉडी पे एक्ट करेंगे तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी क्या होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इसी को यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखें तो इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि एक बॉडी है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कोलिनियर है, इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब इस तरह का सीन हो तो फिर ये जो अजम्पशन थी ये कहते हैं कि सिर्फ जो आपके स्टेट बॉडीज होते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, ये अजम्पशन कर सकते हैं हम जो है वो, बट इट इज सिंपली अडॉप्टेड हियर एज अ हाइपोथेसिस, इट इज कंफर्म्ड बाय एवरीडे। ये जो अगर ये इस तरह के बॉडीज आ जाएं जैसे सी में है तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये टाइटल लाइन में शो भी किया हुआ है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। कन्वर्सली यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो है वो यानी equilibrium under collinear forces, a body subject to two collinear is in equilibrium if and only if the forces are equal in magnitude and opposite। ये थ्योरम भी है कि सिर्फ बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा अगर तो कोलिनियर फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट है सेंसेस में। Conversely, if a body is in equilibrium under the action of two external, the magnitude of forces are equal and the forces are acting along the same line, but with the opposite. The fact is true for straight bars. Only straiट बार्स ए और बी के लिए तो ये जो assumption है ये ठीक है कि अगर यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन अगर सी की बात करें एंड फॉर कर्व्ड बार्स दिस प्रिंसिपल इज आल्सो टेकन एज हाइपोथेसिस। तो ये हम हाइपोथेसिस जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इस तरह जो है वो। इन समरी वी हैव द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। तो ये टू फोर्स मेंबर हैं, यानी कि इसी तरह जो है वो इनके बारे में ली गई हैं। A structure member that is subjected to the action of two only for at a separate point is called two force member। कि कोई भी एक सेपरेट मेंबर है उस पर अगर टू फोर्स यानी कि टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनको टू फोर्स मेंबर कहते हैं। A two force member is in equilibrium, the resultant of the two forces must be zero। जारी बात है जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका अगर इनको ऐड अप करें तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। जब रिजल्टेंट जीरो है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में ही होगा। मैनी स्ट्रक्चर सिस्टम पर्टिकुलर ट्रसेस contain two force member, note that the definition of two force member is convenience। तो ट्रसेस अगर नहीं भी पता तो ट्रस क्या होती है, जब मेंबर इस तरह मिल जाए कि वो ट्राई फॉर्म बना दें तो ये क्या कहलाती है, ट्रसेस। इस तरह ट्राई फॉर्म जब बना देते हैं तो ये क्या कहलाती है, ट्रसेस, ठीक है। तो ये आगे पढ़ें भी गए हम, ट्रसेस जो होती हैं ये होती हैं, जैसे बीम होता है ये एक मेंबर होता है, आपको भी पता है फ्रेम जो होता है वो दो मेंबर मिल जाते हैं, जब तीन मेंबर मिलकर ट्राई फॉर्म बनाते हैं। आपने बिजली के खंभे वगैरह देखे होंगे तो उनमें देखना कि जो मेंबर होते हैं वो इस तरह
कनेक्टेड किए होते हैं ट्रसेस की फॉर्म में ट्रायंगुलर, तो इनको ट्रसेस बोलते हैं। नोट दैट अ टू फोर्स मेंबर नीड नॉट बी स्ट्रेट। टू फोर्स मेंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सो फॉर इंस्टेंस होप इज अ टू फोर्स मेंबर इन इक्विलिब्रियम व्हेन लोडेड एज शोन, कि ये देखें ये दो मेंबर हैं लेकिन ये स्ट्रेट तो नहीं है ना, तो इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। दो मेंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही होने चाहिए। तो यही चीज़ें अगर इस पिक्चर पे गौर करें तो यही यहाँ पे ट्रांसमिट फोर टॉपिक है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। ये क्या कहती है? ये ट्रांसमिसिबिलिटी ये है कि if the point of application of a force is displaced along its line of action, the equilibrium on which the force act is not effect। अगर उसी जो है यानी कि एक्शन में लेट्स सपोज पॉइंट पी पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, अगर इस फिगर में देखें तो इसी पॉइंट पी पे ये फोर्स एट क्यू पॉइंट पे जो है दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एफ और एक है माइनस एफ। तो वो कहता है कि द फोर्स एक्ट इज नॉट इफेक्टेड। तो ये फोर्स एक्ट जो होगी वो क्या होगी? इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगी। तो ये क्या है? ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फोर्स इज प्लेस्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, कि ये पॉइंट पी पे एक फोर्स थी, इसी के लाइन ऑफ एक्शन जो है क्यू पॉइंट पे वो सेम है, of rigid body on which the force acts is not affected. Understand the application and limitation of the principle of transmissibility. Figure 3.10a उन्होंने बताया several external consider the F force। तो इसी तरह उन्होंने ये बताया कि Q पे ये है तो ये सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग फोर्सेस हैं। कि सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग का क्या मतलब है? कि टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इंस्टेंसेस। तो सिमिलरली अगर सी जो है वो when we are then left with the loading shown in figure 3.c, accordingly the force system in shown figure 3.c are dynamically equivalent। तो ये जो है वो इक्विवेलेंट ही है कि ये Q पॉइंट है ये P पॉइंट है, इसी पे जो है वो फोर्स क्या है? अप्लाई हो रही है। उसके बाद जो है वो कुछ थ्योरम भी हैं। थ्योरम क्या कहता है? कि थ्योरम 3 पॉइंट जो है वो थ्योरम जिस तरह 3.2 था कि कोई भी बॉडी है वो रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी अगर टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट। तो इसी तरह द इक्विलिब्रियम और द मोशन ऑफ रिजिड इज नॉट अल्टर्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी इज डिस्प्लेड। अगर वो कहते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है उसका इक्विलिब्रियम और मोशन जो है वो इफेक्ट नहीं होगी अगर उनका पॉइंट अगर कोई भी फोर्स है जो ऊपर से अप्लाई होती है उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है लाइन ऑफ एक्शन पहली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के सेम है, तो वो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पीछे हमने दिखाया भी है, जैसे ये पॉइंट पी था तो अगर क्यू पॉइंट लगा है तो वो इधर लगा है, तो अगर लाइन ऑफ एक्शन इनकी बनाए तो ये सेम ही एक ही लाइन ऑफ एक्शन इनमें से क्रॉस करती है। तो इसका मतलब ये अगर हो तो बॉडी जो उसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ डज नॉट अप्लाई टू अ बॉडी फॉर इच इंटरनल फोर्सेज और डिफॉर्मेशन आर टू बी डिटरमाइंड। तो ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए तो ओके है लेकिन इंटरनल के लिए ओके नहीं है। इंटरनल हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। इंटरनल में ये होता है कि जब अगर ये लेट्स सपोज एक बॉडी है तो इस पे अगर फोर्स अप्लाई होती है तो जब फोर्स अप्लाई होगी तो पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो सारी बात है जब पार्टिकल मूव करेंगे तो वो रैंडमली मूव करेंगे। जब रैंडमली मूव करेंगे तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहती है? वो कहती है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है वो इंटरनल फोर्सेस के लिए अप्लाई नहीं होती। उसके बाद जी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू कॉन्करेंट फोर्सेस। ये कॉन्करेंट फोर्सेस के साथ जब ये अप्लाई होते हैं तो ड्रा एन एक्यूरेट फ्री बॉडी ऑफ रिजिड बॉडी रिकॉग्नाइज मैनर इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मैंने कहा था जिन जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अगर इन फिगर्स पे आप गौर करें तो तीन फोर्सेज हैं सी ए बी, तो एक ही पॉइंट पी पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह की हूँ
Consider a rigid body is shown subjected to several whose lines of action intersect at point P. तो ये पिक्चर 3.12 ए में देख सकते हैं. By the principle of transmissibility, the points of application of these forces may be transferred to point P without altering. तो अगर ये जो है इनका, अब देखें ये फोर्स थी, इनका लाइन ऑफ एक्शन हमने पढ़ाया तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, ये यहाँ पे थी ये पर. अब इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही है तो चाहे तीनों एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये बॉडी का इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज कर सकते हैं. तो यही चीज़ है, सिंस इफ एनी टू नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस वो होती हैं जिनको जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे भी जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं. तो नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस, since the forces are concurrent after they are transferred to point P, they must be combined into a single resultant force R by vector addition. तो हमने कहा था कि तीन फोर्सेस हैं तो इनका अगर ए फोर्स ये है, बी ये है, सी ये है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये आर जो है वो इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा. लेट्स सपोज ये ए है, ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है. ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो ये हो जाएगा. इसी तरह द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर थ्रू पॉइंट पी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट एक्सिस. इसको रिजल्टेंट एक्सिस भी कहते हैं. ये देखें रिजल्टेंट इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है बी पे. Thus the principal transfer along with simple planar geometry leads to the following observations. तो ये इसके observations हैं कुछ. In the more general case, a case for more than two forces, the principal transfer can be combined with the concept. If the line of all that act on a motionless body intersect at the same point, the equilibrium exists. If the vector sum of the forces is zero, vector sum जारी बात है जब जीरो होगा तो equilibrium जो है वो stand करेगा. अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ थ्री फोर्स मेंबर के. तो एक यहाँ पे पिक्चर है. लेट्स सपोज इनका जो है वो इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो टू प्रूव दिस थ्योरम क्या कहता है, इफ रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में अंडर द एक्शन ऑफ थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस, इसका मतलब है कि ये किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं किसी ना किसी पॉइंट पे. द फोर्सेस आर कोप्लेनर एक प्लेन में है and their line of action are concurrent and their lines of action intersect at a common point. वो कहते हैं कि rigid body equilibrium में होगा under the action of three non. शर्त क्या है, forces कोप्लेनर होनी चाहिए आपकी and their lines of action concurrent होने चाहिए. कोप्लेनर एक प्लेन में होनी चाहिए, line of action एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट. जैसे आप देखें एक फोर्स है F है, ये वाली एक है G है और एक एच है. अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन जब बढ़ाया गया, इसका बढ़ाया तो इधर पॉइंट, ये तीनों एक ही इस पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट कर गया. जब इन्होंने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो ये कॉन्करेंट भी होगी, वो प्लेनर एक प्लेन पे वाक़ हैं तो लाइन इंटरसेक्ट एट तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. तो टू प्रूव दिस थ्योरम अगर प्रूव करना है, लेट द थ्री फोर्सेज एफ जी एच, द इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ प्लस जी प्लस एच shows that forces are coplanar. Since this vector equation signifies that the three vector forces form a triangle. जब ट्राइंगल इन्होंने बना दी, ये देखें ये ट्राइंगल पैरेललोग्राम थ्योरम लगाएं, then may be displaced to the point H. तो ये H है जी, ये वाला रिजल्टेंट. इसी का एक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू माइनस एच हो गया, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगी. तो ये वाली जो एरिया थ्योरम था थ्री फोर्स मेंबर्स के लिए. उसके बाद यही कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है डिटेल से कि मैकेनिकल कंपोनेंट, इसको आपने रीड आउट करना है. लास्ट है कि प्रॉब्लम थ्री फोर्सेस मेंबर्स जो होते हैं उनके सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या होती हैं. तो इनकी टेक्निक्स होती हैं कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व थ्री फोर्स मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम, आइडेंटिफाई ऑल द थ्री फोर्सेस मेंबर, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड द वेट ऑफ मेंबर. कि मेंबर सबसे पहले आइडेंटिफाई करें. इफ इट इज इनसिग्निफिकेंट and also recall that any contact force should be represented as a single force. Problem solving technique. For each three force member, apply the principle of transmissibility to locate the intersection point of the three lines. ये सबसे पहले हमने उसका, अगर लेट्स सपोज ये ए फोर्स है, ये कोई बी है, बी है, ये सी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना. इनके लाइन ऑफ एक्शन हम बढ़ाएंगे, जैसे ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया, इसी तरह
इसका इसका बढ़ा दूँ, तो ये जो है तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ट्रांसमिसिबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हम मेथड ऑफ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। लोकेट अ पार्टिकल दैट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द मेंबर and then apply the principle of equilibrium to the particle. See problem technique in section 3.2। कुछ इस चैप्टर में आप देख भी सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो जो है वो नेक्स्ट टाइम, अभी आज मैंने नहीं की, नेक्स्ट टाइम ये थर्ड चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं इंक्लूड करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम दो एग्जांपल सॉल्व, जिस तरह लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी तो इसी तरह पूरी एक एग्जांपल करेंगे। तो वो उस इस इनसे रिलेटेड एड ही हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि ये पूरा जो टॉपिक है ये समझ आपको आ जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ये चीज़ें जो डेफिनेशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। रीड द चैप्टर 3 हाईलाइट्स, लेक्चर एंड हो गया आपका। तो ये जो सारा आपको पता होना चाहिए, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, थ्री फोर्स मेंबर क्या है, कंडीशंस क्या होती हैं, कॉन्करेंट, ये रिवाइज आपके जो होती हैं, ये कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं, कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, जिनका लाइन ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम नेक्स्ट वीक एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे प्रॉपर कि कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं, और एक नेक्स्ट टॉपिक की हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इस वीक या नेक्स्ट वीक क्विज एक प्लान कर रहा हूँ कि आपका जितने 5 लेक्चर्स हो गए हैं, शायद इस वीक ना करूँ क्योंकि ये भी एग्जांपल हो जाए, तो नेक्स्ट वीक जो है वो एक क्विज मैं लेना चाहता हूँ 10 नंबर का, जो न्यूमेरिकल बेस होगा, क्योंकि अब थ्योरी तो दे नहीं सकता ना एमसीक्यूज दे सकता हूँ क्योंकि ये नकली है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा चलो हर बंदा एक एफर्ट करेगा, तो वो क्विज प्लान कर रहा हूँ मैं इस वीक। तो नहीं, ये एग्जांपल भी मेरा ख्याल है करवा दूँ, तो नेक्स्ट वीक जो है वो क्विज हम लेंगे, तो प्रिपेयर करना है आपने। तो ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं? सर निकल गया था ना, उसका रिजल्टेंट सेम नहीं आ रहा। इसका सर आपके सारे लैपटॉप रिकॉर्डिंग चाहिए। क्या चीज? सर रिकॉर्डिंग लास्ट चाहिए थी टाइम जो एक बंदा बोले यार। हेलो सर लास्ट टाइम जो आपने न्यूमेरिकल कराया था ना, उसका रिजल्टेंट जो है ना वो सेम नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? रिजल्टेंट सर, उसको क्या है? उसका रिजल्टेंट जो है ना वो सेम नहीं आ रहा, वो 0 आ रहा है दोनों का। क्या आ रहा है? उनका जो रिजल्टेंट है ना लास्ट में जो लिखा है हाँ जी हाँ जी। वो सेम नहीं आ रहा, वो 0 है दोनों का। दोनों का क्या है? जी आया है? नहीं सर, जी रिजल्टेंट जो है ना वो 0 आ रहा है। तो रिजल्टेंट तो 0 ही आएगा। नहीं सर, बुक में वो कुछ और दे रहा है। जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल करवाई है आप उसकी बात कर रहे हैं? यस सर। उसमें तो रिजल्टेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, उसमें तो टेंशन फाइंड करनी थी T1 और T2। वो तो सर 0 हो जाती है टेंशन, फिर वो नीचे उसने T1 और T2 की कीमत लिखी हुई है। ये बुक में 0 दी हुई है उसने। जी सर, वो टेंशन में 0 है लेकिन रिजल्टेंट उसने फाइंड किया है वो कुछ और दे रहा है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया आप वो 0 आया। जो बुक है ना मैंने सेंड की हुई है और जिसका रेफरेंस मैं देता हूँ, आप उस बुक में जाके चेक करना और थोड़ा सा आंखें जो है ना वो खोल के चेक करना, ठीक है? आगे समझ? जी सर। हाँ। तो ओके सर। तो आंखें थोड़ा सा खोल के ना अपनी वो चेक करना, तो फिर मुझे बताना फिर जो है वो ना, यानी कि वो मैंने सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। जी सर। सर जी यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं फिर?